बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 19 जुलाई और दिन है इतवार का। इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरों की जानिब से मंजर आम पर लाए गए असासों के ऊपर गर्मा गर्म बहस हो रही है। अपोजिशन जमातों की जानिब से भी तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम तराशियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस दौरान दो बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात हो ही नहीं रही। पाकिस्तान का पहला ब्लू इकोनॉमी का मंसूबा। पाकिस्तान कल अपनी पहले शिपिंग पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। ये ब्लू इकोनॉमी का मंसूबा है क्या, और क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस खित्ते की बड़ी मुआशी ताकत बन सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि चीन के साथ साथ एक और बड़ी मुआशी ताकत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स अब पाकिस्तान का किस तरह से रुख कर रहे हैं और पाकिस्तान को अप्रोच करके क्या कहा जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में ब्लू इकोनॉमी का एक तरह से मुआशी हब किस तरह से बनेगा। नंबर 1 तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा उस खुशखबरी के हवाले से जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी मुआशी टीम और पूरी हुकूमत को बहुत अरसे से इंतज़ार था और आखिरकार उसमें कामयाबी मिल ही गई। यानी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा। इसके लिए पता नहीं कितने दर्जनों इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिए, लेकिन अब जाके उसमें कामयाबी मिलना शुरू हुई है। यानी इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गए हैं। तो लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम इस ब्लू इकोनॉमी मंसूबे की, जो इस पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मंसूबा साबित होने वाला है। आपने अभी तक इसका शायद नाम नहीं सुना, लेकिन चंद घंटों के बाद आप इसका नाम भी सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस में पेश करने जा रही है अपनी शिपिंग पॉलिसी या ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक जदीद मुआशी मॉडल है। यानी आप अपनी ज़मीनी हदूद से निकलकर समंदरी या बहरी हदूद का इस्तेमाल करते हुए अपनी मुआशी मामलात को बेहतर बनाएं, या वो वसाइल इस्तेमाल करें जो समंदर की तहों के नीचे छुपे हुए हैं, या अपनी बहरी ख़जाने इस्तेमाल करें। उनको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी, जिसमें आपकी माहीगिरी, शिपिंग इंडस्ट्री, जहाज़ साजी के सारे मामलात, फिर ऑफशोर ड्रिलिंग, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का काम, और फिर साहिली तफरीह के मौक़े और दुबई डाउनटाउन की तर्ज पर ऐसे नए साहिली शहर आबाद करने का मंसूबा जो एक मुआशी ज़ोन की शक्ल इख्तियार कर जाएं। तो ये सारा मिल के एक मेगा प्रोजेक्ट ब्लू इकोनॉमी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 200 में से 145 ममालिक इसी किस्म के ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अब से पहले नहीं था। तकरीबन 1000 से ज़ायद की साहिली पट्टी है पाकिस्तान के पास, लेकिन बंदरगाहें कितनी हैं? सिर्फ 3। यानी हम उनसे उतना फ़ायदा उठा ही नहीं रहे जितना उनमें पोटेंशल है, जबकि दुनिया के कई ममालिक सैकड़ों बंदरगाहें बना बना के वो कुछ कर रहे हैं जिनके बारे में अभी हमने सोचा तक नहीं है। अब इस सिलसिले में होने क्या जा रहा है? सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो हम सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान के साहली इलाकों में या बंदरगाहों पे, तो जो एयर ट्रेड है उसको कम करके हम बहरी ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान को अरबों रुपए का मुनाफा होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। इसका अंदाज़ा बस आप इस बात से लगा लीजिए कि ये जो पाकिस्तान के पास समंदरी एरिया है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की टोटल जो ज़मीनी एरिया है, इससे भी ज़्यादा हमारे पास समंदरी रकबा है। और इसके नीचे इसकी तहों में क्या क्या कुछ छुपा हुआ है, इसको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हम नहीं कर पाए। सिर्फ एक कोशिश की, केकड़ा 1 वाली, वो रायगा गई, उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर एक नया इकनॉमिक जोन डेवलप हो जाएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे रुख करना शुरू कर देंगे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की ऑफशोर ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन किस हद तक ज़्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान में नए ज़खायर की दरियाफ्त के इम्कानात कितने बढ़ सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है या एक पॉलिसी है जिसके ऊपर तेज़ी से अब काम शुरू कर दिया गया है। इस मंसूबे में अब इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं।
چین تو پہلے سے ہی اس منصوبے میں سی پیک کے ذریعے شامل تھا، لیکن اب جاپان نے بھی بڑی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کہ وہ $450 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس سے کورنگی فش ہاربر کو ریسٹرکچر کیا جا سکے گا یا ریویمپ کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی ڈاؤن ٹاؤن کی طرز پر ایک نیا ساحلی شہر آباد کیا جائے گا، جو ایک معاشی زون کی شکل اختیار کر جائے گا اور اٹریکٹ کر سکے گا بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو۔ بلو اکانومی کے اس سارے پروجیکٹ میں سب سے مرکزی کردار ادا کرے گا سی پیک منصوبہ۔ سی پیک اس وقت دو ممالک کے درمیان سب سے بڑا اقتصادی ترقی کا منصوبہ ہے، جس کی اس وقت جو ورتھ ہے وہ تقریباً $46 ارب ہے، $46 بلین۔ لیکن اب چین اس میں مزید سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کی ورتھ تقریباً $62 بلین تک جا رہی ہے۔ جس وقت یہ منصوبہ مکمل ہو گیا، یہ ساحلی علاقوں میں بلو اکانومی کے پروجیکٹ کو شامل کر لیا گیا، تو اس وقت پاکستان اس خطے میں ایک نئی معاشی طاقت بن کے ابھر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ چین کی اس وقت ٹوٹل جو برآمدات ہیں وہ لگ بھگ $3500 ارب ہیں، $3500 بلین۔ اور اس سی پیک منصوبے کے ذریعے ہم اس ساری تجارت کا 10% بھی پاکستان میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ $350 ارب۔ یہ اربوں ڈالرز کی گیم ہے، ٹینز آف بلین ڈالرز کی، ہم کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آنی، لیکن آپ بس یہ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان پہ مشکل وقت آیا اور ہم نے سعودی عرب، UAE اور چین سے جب مدد لی تو ہمیں ٹوٹل کتنی مدد ملی؟ 3 ارب ایک ملک سے، 3 ارب ایک ملک سے اور 3 ارب ایک ملک سے، یعنی ٹوٹل $9 بلین۔ اور اس منصوبے سے، صرف اس ایک منصوبے سے ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے؟ $350 ارب۔ تو یہ کوئی چھوٹی گیم نہیں ہے، بہت بڑی گیم ہے۔ اب دیکھتے ہیں، بہت بڑی گیم ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو ہونے والا ہے وہ یہ کہ آف شور ایکسپلوریشن کے جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ جب ایک سینٹر پوائنٹ بن جائے گا نا، جب سارے آپ کے انٹرنیشنل پلیئر ایک جگہ کی طرف آ کے اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر آف شور ڈرلنگ کا جو پروسیس ہے وہ مزید تیز ہوگا۔ پاکستان کی اس نئی شپنگ پالیسی کی ایک اور بہت زبردست بات ہے، جس سے ہمیں تقریباً $5.5 ارب سالانہ الگ سے بچت ہونے والی ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت صرف 12 جہاز ہیں، جن کے ذریعے پاکستان یہ سارے تجارتی معاملات کو یا سامان کی ترسیل کو مینج کر رہا ہے، لیکن سامان کی ترسیل بہت زیادہ ہے، آنا جانا، یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو 12 جہاز کافی نہیں ہیں۔ اس کے بدلے میں ہمیں کرائے کے جہاز لینے پڑتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور ان کو فریٹ یا کرائے کی مد میں ہمیں کتنا دینا پڑتا ہے؟ تقریباً $5.5 ارب سالانہ۔ اب اس شپنگ پالیسی کے ذریعے جو کل اناؤنس ہونے جا رہی ہے، پاکستان ایک انسینٹو دینے جا رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کہ پاکستان کی کوئی بھی کمپنی نجی طور پر یا کوئی بھی شخص نجی طور پر اپنا جہاز خریدے اور اس کے اوپر لگائے پاکستان کا پرچم، یعنی پاکستانی پرچم بردار کوئی بھی جہاز ہوگا اس کو 10 سال تک ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے گی، 2020 سے لے کے 2030 تک۔ وہ جتنی بھی سامان کی ترسیل کرے اس میں کوئی فیڈرل ایکسائز ٹیکس یا ڈیوٹیز شامل نہیں ہوں گی۔ اور اس کا فائدہ پاکستان کو کس طرح سے ہوگا کہ پاکستان ان جہازوں کا استعمال کرتے ہوئے جو کرائے کی مد میں رقم کی ادائیگی کرے گا وہ ڈالرز میں نہیں ہوگی، وہ پاکستانی روپیوں میں ہوگی، اور اس کی مد میں پاکستان کا جو $5.5 ارب کا ایک بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اور اب آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس خوشخبری کی جس کا وزیراعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے پچھلے چند ماہ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کوئی درجنوں اجلاس کیے ہیں۔ مقصد صرف ایک تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول آسان بنایا جائے تاکہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے۔ جتنی زیادہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی اتنا زیادہ کاروباری اور معاشی ماحول بہتر ہوگا، اور اسی سلسلے میں یہ بڑی کامیابی ملی ہے۔ کرونا وائرس اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود مئی کے مقابلے میں جون میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں 45% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے جو بڑی بڑی سرمایہ کاری اربوں ڈالرز کی دیکھی ہے پاکستان میں، نئے نئے معاہدے اور کچھ غیر ملکی کمپنیوں کی بڑی سرمایہ کاری، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک طرح سے پاکستان پر یا پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے، اور کچھ
जो डॉलर में एक ठहराव देखने में आ रहा है, 160 से लेके 165 के दरमियान में डॉलर स्टेबल रहा, उसकी वजह से भी ये बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुआ है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले में 2020 में जो सरमायाकारी हुई है उसमें हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन 88%। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर हुकूमती वुज़रा या मशीरों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके पास ये इतनी बड़ी कामयाबी उन्होंने यानी हासिल की है, क्योंकि सारा फोकस सरमायाकारी लाने के ऊपर था। पीएम की जितनी भी मुआशी टीम के साथ इंगेजमेंट्स रही हैं उनके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान लाने में कामयाब रहे उतने मुआशी हालात साजगार और बेहतर होंगे। ये सिलसिला अब इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ये जो मुआशी मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाने का एक सफ़र शुरू किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, मुश्किल वक्त अब कोरोना का था जो गुजर गया, अब कोरोना के केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान ने इस वबा के सूरत हाल में जो अपनी पॉलिसीज़ अपनाई हैं कारोबार खुला रखने की या मुआशी मामलात को बेहतर बनाने की, ये सारे उनके समरात हैं। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि दिस इज़ द मोमेंट जब इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ हुकूमत अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत मुश्किल सूरत हाल रही है, पिछले 2-3 महीनों में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, लेकिन हमारी जो जीडीपी थी उसकी ग्रोथ बेहतर नहीं हो सकी और बिल्कुल नोज डाइव पर हम माइनस में चले गए। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द पीक कि हम अपने मुआशी मामलात को बेहतर कर सकें और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला सकें। तो ये जो ब्लू इकॉनमी का एक तरह से मंसूबा है या प्रोजेक्ट है, इसमें भी आप देखिएगा जब गैर मुल्की सरमायाकारी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आना शुरू होगी तो एकदम से बूम आएगा, एकदम से आपको इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और जो पिछले दिनों में इस्लामाबाद में कुछ नीलामियाँ की गई हैं, अरबों रुपए के कुछ प्लॉट सेल किए गए हैं, उससे भी इंडिकेटर्स ऐसे मिले हैं कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस उनको चाहिए सिर्फ साजगार माहौल और कारोबार करने की राह में जो रुकावटें हैं उनकी कम से कम हो, मतलब वो दूर कर दिए जाएं। तो इसी की कोशिशें हुकूमत कर रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस हद तक हुकूमत कामयाब हो पाती है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ख़बरें और भी बहुत सी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात की आप तसल्ली रखिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बेहतर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।